Hello Shwens, once again back and this is Tarun Kumar Sharma. I'm back again with a new topic. I taught you in my previous videos about notice writing and today the new topic is advertisements writing. And in this topic we come to know about different kinds of advertisements and how to write them. So before I start, first of all let me tell you, advertisement is of the similar marks. Notice carries 4 marks and advertisements also carries 4 marks. It is another topic which may replace notice also. ओके आई बी बाइलिंगुअल। तो आज एडवर्टाइज राइटिंग में मैं आप लोगों को सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट के काइंड्स बता देता हूँ। यू नो अबाउट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कैन प्रमोट एनी प्रोडक्ट, एनी ब्रांड और एनीथिंग। मार्केट में जो चीजें बिकती हैं उन सबका एडवर्टाइजमेंट्स अलग अलग तरीके से होता है। टीवी पे आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखा होगा, न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखा होगा, मैगजीन्स में आते हैं, इवन पोस्टर भी आपने पोस्टर, बैनर्स, पैम्फलेट्स, ये सारी चीजें आपने देख रखी है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, प्रमोट अ ब्रांड, प्रमोट अ थिंग। तो मैं आज आपको दो अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। टीवी का एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता एग्जामिनेशन में, सो राइटिंग दो तरीके से होती है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग्स की। दो काइंड्स माने जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द क्लासिफाइड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड द वन इज कमर्शियल। Classified in newspaper and magazines would easily be available to you either in the newspaper or in any magazine. बहुत ही आसानी से आपको न्यूज़पेपर में, हर रोज के न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड का अलग से एक पेज होता है, उस पेज पे आपको अलग से दिख जाएगा। उसमें डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। एक दूसरा जो हमारे एडवर्टाइजमेंट के काइंड में हमारे सिलेबस में आता है वो है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट स्पेशली पोस्टर मेकिंग्स होता है। एक पोस्टर हमें ड्रॉ करना होता है, चाहे वो किसी भी चीज के प्रमोशन के बारे में हो या हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, कुछ भी हो। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आज हम करेंगे क्लासिफाइड, बिकॉज पोस्टर मेकिंग इज अनदर टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अदर वीडियोस, इन द फोरकमिंग वीडियोस ऑफ माइन। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को उन टॉपिक्स के, उन सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूं कि किन किन सब्जेक्ट्स के लिए हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज माइट बी ऑफ एनीथिंग, चाहे वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की सेल परचेज हो, चाहे वो गाड़ियों की, व्हीकल्स की सेल परचेज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सेल परचेज हो। सेल एंड परचेज, आप कुछ भी चीज बेच रहे हो या कोई भी चीज खरीद रहे हो वो इसके अंदर आएगा। एंड द काइंड इज मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल आपने न्यूज़पेपर में देख रखा होगा, मैट्रिमोनियल आपने न्यूज़पेपर में देख रखा होगा, जिसमें हिंदी न्यूज़पेपर में भी आता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आता है, रिक्वायरमेंट फॉर अ ब्राइड और अ ग्रूम। लड़के वालों को अगर लड़की की तलाश होती है तो वो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं। अगर लड़की वालों को लड़के की तलाश होती है, सुटेबल ग्रूम की तलाश होती है, तो वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं। वो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, जो मैरिज से संबंधित होता है। थर्ड इज एकोमोडेशन वांटेड। एकोमोडेशन वांटेड का मतलब होता है कि मैं अगर इस शहर में नया आया हूं और मुझे अपने रहने के लिए रेंट पे कोई भी घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन वांटेड, एकोमोडेशन रिक्वायरमेंट। थर्ड इज, नेक्स्ट इज टू लेट। टू लेट दोनों सिमिलर चीजें हैं। थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर द सिमिलर थिंग्स। इसमें अकोमोडेशन वांटेड कि मैं शहर में नया हूं, मुझे अपने लिए कोई फ्लैट चाहिए रेंट पे या घर चाहिए रेंट पे। इसी तरह से टू लेट मेरा अपना घर है जिसे मैं किराए पे उठाना चाहता हूं, रेंट पे उठाना चाहता हूं। तो दोनों केसेस में एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं। अगर मुझे अपना घर किराए पे उठाना है तो मैं टू लेट हेडिंग डाल के एडवर्टाइजमेंट लिखूंगा, और अगर मुझे रेंट पे कोई फ्लैट या कोई भी घर चाहिए तो मैं अकोमोडेशन वांटेड लिखूंगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मिसिंग। मिसिंग ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन एनिमल। मिसिंग मींस लापता, कोई चीज, कोई व्यक्ति गुमशुदा हो जाता है, कोई जानवर, आपका कोई पेट एनिमल है, वो अगर गुमशुदा हो जाता है वो आता है मिसिंग में। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आई मीन टू से कि कोई स्कूल ओपन हुआ है, कोई कोचिंग सेंटर ओपन हुआ है, या फिर कोई भी ऑनलाइन हमने एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरू की हुई हैं, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड पहले हमें एडवर्टाइजमेंट देना होता है। नेक्स्ट इज सिचुएशन वांटेड एंड रिक्वायर्ड।
सिचुएशन का मतलब होता है किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वैकेंसी खाली है और कंपनी वाले या ऑर्गेनाइजेशन वाले उसका एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। सपोज एक कंपनी में एक इंजीनियर की पोस्ट खाली है, इंजीनियर की वैकेंसी है, तो कंपनी वाले एक एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे न्यूज़पेपर में कि ये एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, तो वो होगा एजुकेशन सिचुएशन वांटेड और नेक्स्ट सिचुएशन रिक्वायर्ड। दोनों चीजें होती है जैसे लेकिन डिफरेंट हो जाती हैं। तो सिचुएशन वांटेड एंड रिक्वायर्ड, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक टीचर हूं या फिर जो भी हूं, लेकिन इस टाइम मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मैं अभी बेरोजगार हूं, या फिर मैं कंपनी चेंज करना चाहता हूं, मैं स्कूल चेंज करना चाहता हूं, या फिर मैं अब्रॉड सेटल्ड हूं, किसी दूसरी कंट्री में सेटल्ड हूं और मैं अपनी कंट्री में वापस आके एक अच्छी पोजीशन चाहता हूं, एक अच्छी नौकरी चाहता हूं एक कंपनी में, तो मैं वहां पे एडवर्टाइजमेंट डालूंगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज डालूंगा जिसमें हम सिचुएशन रिक्वायर्ड डाल देंगे। ठीक है, सिचुएशन वैकेंट भी लिख देते हैं, मैं वैकेंट यहां पे लिख देता हूं जिससे आप लोगों के डाउट्स ना हो, क्योंकि सिचुएशन वांटेड है, सिचुएशन रिक्वायर्ड दोनों एक चीजें होती है। सिचुएशन वैकेंट भी वही चीज होती है। सिचुएशन वैकेंट कंपनी वाले लिख सकते हैं या स्कूल वाले लिख सकते हैं जिन्हें एक व्यक्ति की जरूरत है, और सिचुएशन वांटेड मुझे अगर नौकरी की जरूरत है तो मैं डालूंगा। नेक्स्ट इज पैकर्स एंड मूवर्स। पैकर्स एंड मूवर्स हमारा, मैं आपको शुरू से बता दूं, सपोज यू आर सेटलिंग, सपोज यू आर गोइंग एनीवेयर, सपोज आप अपना घर सेटल कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, तो सामान को पैकर्स और मूवर्स के थ्रू ही पैक करवा के दूसरी जगह ले जाया जाएगा, शिफ्ट करवाया जाएगा। तो पैकर्स एंड मूवर्स, तो ये है हमारे, और इसी में बहुत तरह की चीजें निकल आती हैं। ये है हमारे वो काइंड्स जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में आते हैं। अब मैं आप लोगों को क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का एक फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे आप लोग इजीली समझ जाओगे, यू वुड इजीली बी कम टू नो कि ये इस तरह से फॉर्मेट होना है, इतनी लैंग्वेज है, ये वर्ड लिमिट है, और इस तरह से इसमें हेडिंग्स वगैरह सेट करनी है। तो ठीक है, Now the format is before you. How to format an advertisement? चाहे वो मैंने कई सारे एग्जांपल्स, कई सारे काइंड्स आपके सामने रखे हुए थे, कई सारे काइंड्स में से कोई सा भी एडवर्टाइजमेंट हो, वो फॉर्मेटिंग इसी तरह से उसकी होनी है। स्टार्टिंग से देखते हैं हम, सबसे पहले हेडिंग या टाइटल। आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट लिखना है वो इतना क्लियर उसकी हेडिंग लिखनी है। सपोज आप मैट्रिमोनियल का लिख रहे हो तो मैट्रिमोनियल यहाँ पे सही से लिखा होना चाहिए, और अगर मैट्रिमोनियल आपने नहीं लिखा, वो मैं बाद में बता दूंगा, तो जो भी यहाँ पे टाइटल है, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, वो हेडिंग या टाइटल यहाँ आना जरूरी है। अंडरलाइन करना जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया। एक चीज और हेडिंग और टाइटल के बारे में मैं क्लियर करना चाहूंगा, जब भी आप हेडिंग और टाइटल लिखो, यू नीड नॉट टू राइट इन कैपिटल लेटर्स, कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर्स में आप लिखने बैठ जाओ। तो ऐसा भी नहीं है अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे तो गलत होगा, या स्मॉल लेटर में लिखोगे तो गलत होगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, बाकी सब स्मॉल रहने दो, लेकिन याद बस आपको इतना रखना है कि इसे हाईलाइट करने के लिए आपको इसे बोल्ड करना होगा। बोल्ड करने के लिए आपको इन सारे लेटर्स को जो हेडिंग के टाइटल में लिखे जाएंगे उनको ओवरराइट करना होगा, कम से कम 2 बार तो ओवरराइट करना होगा, जिससे वो हाईलाइट हो सके बोल्ड बनाने के लिए। उसके बाद अंडरलाइन नॉट रिक्वायर्ड अंडर द टाइटल। ठीक है, उसके बाद यहां से हम बॉडी लिखना शुरू करेंगे। मैं नीचे से बताता हूं। सबसे पहले हमारा वर्ड लिमिट 50 to 60, जो कि नोटिस में हमने देखी थी। जितने भी ये क्वेश्चन होंगे जो 4 मार्क्स वाले होंगे, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग और इसके बाद इन्विटेशंस, ये सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स कैरी करते हैं। सबकी वर्ड लिमिट 50 to 60 ही होती है। क्वेश्चन इटसेल्फ शोज कि आपको वर्ड लिमिट 50 to 60 एक्सीड नहीं करनी है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था वर्ड लिमिट 5-10 वर्ड्स अगर ऊपर भी हो जाते हैं, 70 तक भी पहुंच जाता है, तो मेंशन नॉट, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 100 मत कर देना, मार्क्स कट जाएंगे। अब यहां से आते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन अबाउट समथिंग, पर्सन, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। अब डिस्क्रिप्शन करना है आपको। डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, या किसी व्यक्ति जो मिस हो गया है, मिसिंग वाले पर्सन के बारे में कुछ लिख रहे हो, या मैट्रिमोनियल का आप लिख रहे हो, या फिर प्रॉपर्टी सेल परचेज जो भी होता है, और इसके अलावा एटसेट्रा जितने भी एडवर्टाइजमेंट आएंगे जिनके भी बारे में लिखोगे, यू नीड टू डिस्क्राइब एवरीथिंग इन डिटेल विद ऑनेस्टी। याद रखना, आपको जो भी चीज आप लिख रहे हो, सपोज आप अपना फ्लैट बेच रहे हो,
आपके पास अपना फ्लैट है या घर है, आप वो बेचना चाहते हो, तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑनेस्टली देना पड़ेगा, जिससे सामने वाली प्रॉपर्टी को आपके यहाँ विजिट किए बिना ही ये पता चल सके कि हाँ उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी, ऑनेस्टली आपको कुछ भी छिपाना नहीं है, जो भी है वो क्लियर लेके चलना है। सेकंड थिंग, कंडीशंस, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं आपकी अपनी थिंग, पर्सन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो भी इसमें क्लियरली मेंशन करना है टर्म्स एंड कंडीशंस में कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, सपोज आप अपना घर बेच रहे हो, जो कि मैंने बताया, उसकी रिक्वायरमेंट आप कितने का उसे बेच रहे हो, पैसे कितने डिमांड कर रहे हो, ठीक है। मिसिंग पर्सन अगर कोई भी है, मिसिंग पर्सन के बारे में उसकी कंडीशंस रखोगे कि उसके बारे में कांटेक्ट किससे करना है, और उसके लिए अगर आपने कोई अवार्ड जैसा कोई सिस्टम रखा हुआ है जो भी मिसिंग व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, अगर उसे आपने अवार्ड का सिस्टम रखा हुआ, दैट एवरीथिंग इज टर्म्स एंड कंडीशंस, और ऑल द एडवर्टाइजमेंट्स हैव देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। थर्ड इज कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड ईमेल आईडी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। जो व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा रहा है उसे एडवर्टाइजर कहते हैं, और उस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, उसका एड्रेस जरूरी है तो एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो, ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें ही आप मेंशन करो। आप नेम, कॉन्टैक्ट लिख दीजिए, एड्रेस की जरूरत नहीं, ईमेल आईडी भी लिख दीजिए, मेंशन नॉट। Enclosement through a rectangular box, जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे, नोटिस एडवर्टाइजमेंट्स, पोस्टर मेकिंग और इन्विटेशंस जो मैं कराऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो सारे के सारे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद किए जाएंगे। अगर आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं लगाया, बेशक आपका फॉर्मेट अच्छा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं, मार्क्स आपके कट जाएंगे एंड नोबडी कैन हेल्प यू टू गेट देम। वर्ड लिमिट के बारे में मैंने बता दिया। अब एक चीज और मैं आपको बताते हुए चलता हूं, तभी जाके मैं पहला एग्जांपल आपको करूंगा। आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखना है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, टेक ऑल द एडवर्टाइजमेंट्स पर्सनली। जब तक आप उस एडवर्टाइजमेंट को पर्सनली फील करके नहीं लिखोगे, पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब तक आप नहीं लिखोगे, आप एक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाओगे। आपको रट्टा लगाना पड़ जाएगा कि हाँ, अगर मुझे कोई घर खरीदना है तो मुझे रट्टा लगाना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट लिखने से पहले कि घर खरीदने के लिए मुझे ये भी वर्ड लिखना है, ये भी वर्ड लिखना है, ये भी वर्ड लिखना है। रिक्वायरमेंट नोट, मैं आपको वर्ड्स बता दूंगा, ये अच्छी बात है, आपके पास वोकैबुलरी होगी अच्छे वर्ड्स की, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर आप घर खरीद रहे हो तो आप इसे इंटरनली पर्सनली सोच के देखो कि हाँ मुझे घर कैसा चाहिए, मैं अपने पैसों, जितने मेरे पास पैसे हैं उसके हिसाब से मुझे घर किस तरह का चाहिए। मुझे 2 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए, मुझे अटैच्ड टॉयलेट चाहिए, या मुझे टाइल्ड पूरा का पूरा फ्लोर चाहिए, या फिर मुझे ग्रीनरी चाहिए, आसपास ऐसा इलाका ना हो जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो, बिल्कुल ओपन इलाका होना चाहिए। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आप खुद से सोच के पर्सनली लेके चलोगे, तभी जाके ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं अब आप लोगों को सबसे पहला जो कराने वाला हूं एग्जांपल, वो है सेल एंड परचेज से रिलेटेड। तो अब मैं सेल एंड परचेज वाला एग्जांपल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सो नाउ यू are watching clearly that a question is written above the box. In the box the answer is written, the advertisement answer is written. Question मैंने shorten करने की कोशिश की, I tried my best to shorten the question. So question is saying you are Harish, your name is Harish, you are the advertiser and you want to sell your newly built house. आपने अपना नया घर बनाया है, हरीश ने अपना नया घर बनाया है, और नया घर बनाने के बाद वो उसे बेचना चाहता है। वैशाली नगर मेरठ एड्रेस दिया है उसने जहाँ पे उसका घर लोकेटेड है। अब आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। वैसे तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दी क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इतने से समझ में आ जाती है। वर्ड लिमिट के बारे में हमें अच्छे से पता है, किस तरह से फॉर्मेट करना है ये हम जान चुके हैं। अब सिर्फ एक एग्जाम्पल देखना है, इसलिए क्वेश्चन को मैंने ज्यादा लेंथी नहीं किया, शॉर्टन कर दिया मैंने। चलिए, फॉर सेल, क्योंकि यहाँ पे हरीश अपने घर को बेचना चाहता है इसलिए फॉर सेल। अगर खरीदना चाहता तो फॉर परचेज ऐसे आ जाता है। एक चीज और, कुछ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, मैंने 4 के साथ सेल लिखा हुआ है। मोस्टली आई हैव सीन के कुछ स्टूडेंट्स इसमें 4 के साथ सेल की स्पेलिंग ये वाली डाल देते हैं। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ये वाली सेल एक वर्ब है और वर्ब हमेशा टू के साथ आती है। जैसे हम नॉन फाइनाइट्स में
इन्फिनिटिव नाम दे देते हैं। इन्फिनिटिव केस होता है जिसमें हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं, तो दिस इज मैन वर्ब, और मैन वर्ब कभी भी टू के अलावा किसी और प्रीपोजिशन के साथ नहीं आती इफ द वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म। तो अगर फॉर सेल इस तरह से लिख रहे हो तो गलत है, यहाँ पे फॉर और सेल की यही वाली इसका आनी है, ठीक है। सो द कंफ्यूजन वुड बी क्लियर आई थिंक। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमें शुरुआत कहां से करनी है? देखो, एडवर्टाइजमेंट लिखने से पहले आप बहुत तरह की एडवर्टाइजमेंट लिखोगे क्लासिफाइड में। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यू विल हैव टू टेक और एवरीथिंग इंडिविजुअली एंड पर्सनली, तभी जाके आप उसके बारे में नई नई चीजें निकाल पाओगे। दूसरी मेन चीज, अगर आप इसका फॉलो करते हो तो आप अपने वर्ड्स को बचा सकते हो, और उन वर्ड्स को बचा के आप अपने वर्ड लिमिट बचा सकते हो, वर्ड लिमिट को बढ़ा सकते हो। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। पूरा आंसर जब आप अच्छे से अटेंटिवली देखोगे तो इसमें कोई भी सेंटेंस नजर नहीं आएगा। सेंटेंस से मेरा मीन होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब जो होते हैं वो एक सेंटेंस बनाते हैं। पूरे एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से, इसमें मैंने कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं किया। इवन मैंने इस वाले एग्जाम्पल में किसी तरह की कोई भी हेल्पिंग वर्ब तक इस्तेमाल नहीं की है, क्योंकि मुझे सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देनी है जो मेरे इस प्रोडक्ट से, जिसे मैं बेचना चाहता हूं, उससे रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोगों को एस्केप फ्रॉम प्रिपेयरिंग द कंप्लीट सेंटेंसेस। उससे आपके वर्ड्स बेकार होते हैं, और उन वर्ड्स को अगर आप बेकार होने से बचाना चाहते हो तो आप उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब का कम से कम इस्तेमाल करें, और उन वर्ड्स की बजाय जो बचे हुए हैं इफेक्टिव वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर लो, जिससे आपको आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो इफेक्टिव लगे। तो फिर से बता रहा हूं कि आपको सेंटेंसेस का यूज नहीं करना। मैनी विल से दैट you have to prepare a complete sentence, but I guarantee अगर आप वर्ड सेंटेंसेस बनाओगे तो ज्यादा इंप्रेसिव भी नहीं बनेगा, और मिस्टेक्स, खैर मैं नहीं कह सकता मिस्टेक्स, क्योंकि सेंटेंसेस की मिस्टेक्स कॉमनली हो जाती है बच्चों से। सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड वर्ब का कोरिलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो चलिए, अब न्यूली बिल्ड सिंगल स्टोरीड हाउस, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना है, ऑनेस्टली आपको डिस्क्रिप्शन देना, और आपको पर्सनली लेना है। अगर आप पर्सनली कोई मकान खरीदना चाहोगे तो क्या क्या देखोगे भाई? बेडरूम चाहिए, आप बेडरूम के साथ अटैच्ड टॉयलेट्स भी चाहते हो, इसके अलावा आपको ड्राइंग रूम अलग से चाहिए, इसके अलावा आपको किचन भी वेल मेंटेन्ड चाहिए, वेल टाइल्ड चाहिए। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देख के नहीं बता रहा, ठीक है। आप एक ऐसे इलाके में लोगे जो या तो इको फ्रेंडली होगा, या जो बहुत ही पॉश एरिया होगा, या बहुत ही अच्छा एरिया होगा जहाँ पे फ्रेश एयर आपको अवेलेबल हो सके, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई भी सही टाइम से टाइम टू टाइम अवेलेबल हो सके, या फिर 24/7 की तो सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई 24 घंटे मिलती रहे। पार्किंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन लॉन अगर मिल जाए या बना लें तो बहुत अच्छा है। तो ये एक्सपेक्टेशंस हर व्यक्ति की होती हैं अपना एक नया घर बनाने की, नया घर खरीदने की। तो बस इसी बेसिस पर पर्सनली उन्हीं चीजों का यहाँ पर मेंशन करना है जिन चीजों को आप इंडिविजुअली खुद के लिए चाहते हो, तो आपको बहुत ईज फील होगा इसे लिखने में। खैर, एक नया घर है, एक सिंगल स्टोरीड है, इसमें नहीं लिखा लेकिन मैंने लिख दिया क्वेश्चन में, डबल स्टोरेड, सिंगल स्टोरेड, एक मंजिल, दो मंजिल, जो भी होता है वो आप सब के साथ लिख दीजिए। एड्रेस मैंने लिख दिया वैशाली नगर, मेरठ शहर में वैशाली नगर के इलाके में एक नया घर बना हुआ है, 2 बेडरूम्स विद अटैच्ड टॉयलेट्स, आजकल फैशन चल रहा है अटैच्ड टॉयलेट्स का, 2 ड्राइंग रूम्स हैं। इसके अलावा जो किचन है आपका वो टाइल्ड है, पूरी तरह से टाइल है और वेल मेंटेन्ड है। हर कोई अपने किचन को बहुत ही वेल मेंटेन्ड बनाना चाहता है, आज के टाइम में अट्रैक्टिव बनाना चाहता है। वेल पेंटिंग एंड फर्निशिंग, घर नया है तो डेफिनेटली उसमें फर्निशिंग बहुत अच्छी होगी, पेंटिंग डेंटिंग बहुत अच्छी होगी, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखनी है। छोटा सा लॉन, मैंने अभी आपको बताया पर्सनली भी आपको एक छोटा सा गार्डन घर के बाहर मिल जाए तो टाइम पास अच्छे से हो जाता है गर्मियों की शामों का। तो अ स्मॉल लॉन आउटसाइड, घर के बाहर एक छोटा सा लॉन भी बना हुआ है, बेनिफिशियल नहीं। कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है, कार पार्किंग भी कर सकते हो, बाइक पार्किंग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, यानी कि वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24 घंटे अवेलेबल है, किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। दैट इज वेरी गुड थिंग व्हाट एवरीबॉडी विश। तो 10 मिनट्स ड्राइविंग फ्रॉम बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन, और क्या चाहिए? बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की ड्राइविंग करोगे, तुरंत बस स्टैंड पहुंचोगे, तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचोगे। और क्या चाहिए? घर इतना नजदीक है बस स्टैंड रेलवे स्टेशन का, कभी भी किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना हो तो बहुत 10 मिनट का रास्ता होता है।
एरिया यहाँ पे बता दिया है। एरिया, अगर आप एरिया ऊपर लिखना चाहते हो घर के तुरंत साथ में, वहां पे भी आप मेंशन कर सकते हो, मेंशन नॉट। तो फिर 150 स्क्वायर यार्ड्स, 150 स्क्वायर यार्ड्स का एरिया है। अब मैंने एक्सपेक्टेड प्राइस लिख दिया, मेरा एक्सपेक्टेशन कितना है प्राइस का, मैं इसे 32 लाख में बेचना चाहता हूं। अब 32 लाख बेचने के बाद ये लाइन लिखना जरूरी होता है, जो भी पार्टी इंटरेस्टेड है, हाँ भाई ये सारी चीजें अवेलेबल हैं इस रेट में और इन सारी फैसिलिटीज के साथ, जो भी पार्टी अगर इंटरेस्ट रखती है, इंटरेस्टेड है, तो वो इस व्यक्ति को और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड ईमेल आईडी नॉट कंपलसरी। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें घर का एड्रेस तो भी मेंशन कर सकते हैं, ईमेल आईडी लिखना चाहें तो भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन फोन नंबर हमने यहाँ पे दे दिया, तो आई डोंट थिंक कि सारी चीजों की यहाँ पे जरूरत है। तो हरीश इज द कॉन्टैक्टेड पर्सन एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर। सो थ्रू दिस वीडियो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। जिस तरह से फॉर सेल लिखा हुआ इसी तरह से फॉर परचेज अगर आप घर खरीदोगे तो भी इसी तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे। तो इस वीडियो में फिलहाल मैंने इसके बारे में बताया, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा कि इसी तरह से अपने पर्सनली वर्ड्स का यूज करके आप कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो एंड बाय देन बी सेफ एंड स्टे सेफ। थैंक यू।